खुद ही से जीतने की जिद है मुझे और खुद ही को हराना है। अरे मैं भीड़ नहीं हूं इस दुनिया की, मेरे अंदर ही एक जमाना है। धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे तुमको नीचे है आना। कुछ ज्यादा ही धीरे से आ रहे हो तुम। बोर्ड के सरफेस और इस फोन के सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। जैसे मैंने हटाया ये गिर गया, मेरी किडनी में तकलीफ होने लगी थोड़ी थोड़ी। और उसके ऊपर एक और स्लैब रखा है आपने 10 kg का। ऊपर वाले स्लैब पर आपने फोर्स लगाई है 100 न्यूटन की, और इन दोनों के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.4 है दोनों। अब तुम जरा समझो कि अगर मैं ऊपर शिप पे फोर्स लगाता हूं तो अभी शिप ही चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि अगर मैंने शिप पर फोर्स लगाई तो उसकी वजह से। हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम अब्दुल समद खान ASK सर हाजिर हो चुके हैं तुम्हारे सामने एक धमाकेदार चिंगारी निकालने वाले चैप्टर के साथ, चुपका चुपकी वाले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है हमारा फ्रिक्शन। जी हां, आज के इस सेशन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के अंदर पूरा का पूरा फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो भी जेईई मेंस लेवल का, जिसमें हम बात करेंगे हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, हर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की, और साथ में PYQs भी करेंगे। मतलब ये 30 मिनट का सेशन पूरा पावरफुल, फुल पैक्ड होने वाला है। इतना भी कर लोगे तो बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे। फ्रिक्शन, इसको हल्के में मत लेना, ये अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं पर भी प्रकट हो जाता है। अरे तुम अभी जिस चेयर पर बैठ के पढ़ रहे हो ना, तुम्हारे और चेयर के बीच में भी फ्रिक्शन है, समझ रहे हो? जब तुम चला करते हो तो तुम्हारे पैरों और जमीन के बीच में भी फ्रिक्शन है। जब तुम गाड़ी चलाते हो तो टायर्स और ग्राउंड के बीच में भी फ्रिक्शन है। हर जगह फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन है। अगर ये फ्रिक्शन ना होता तो तुम्हारी जिंदगी ऐसे फिसलती जैसे कि अभी तुम्हारी पढ़ाई फिसल रही है तुम्हारे हाथों से, और वो नहीं फिसलने दूंगा अगर तुमने इस टाइप के मेरे सारे सेशन लगाए। तो बच्चों, फ्रिक्शन नाम से सुनने में ऐसा लगता है कि यार ये वो चीज है जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। फ्रिक्शन को हमेशा बुरी नजरों से ही देखा गया, लेकिन ये सेम उसी तरह की बात है कि जो मूवीज नहीं आती, मूवीज के अंदर जिसको दिखाया जाता है ये सबसे बेकार आदमी है, सबसे बुरा, जिसको विलन बनाया जाता है, लास्ट में पता चलता है कि उसकी भी अपनी कोई ना कोई स्टोरी थी। तो सेम इसी तरह ये जो फ्रिक्शन है ना, ये हमें लगता है कि ये हमारा नुकसान करा रहा है, लेकिन अगर फ्रिक्शन ना होता तो भाई तुम दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाते, तुम यार चल तक नहीं पाते। वो अलग बात है कि फ्रिक्शन होने की वजह से मेरे जितने भी मोटर्स हैं, जितना भी हम काम करते हैं उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, मशीन हमारी खराब हो जाती है, वियर एंड टियर होता है। लेकिन ये हमारा दुश्मन नहीं, ये दोस्त भी है ना। इसके लिए वही वाली लाइन है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। तो आओ यार शुरू करते हैं आज का हमारा धमाकेदार चैप्टर जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो फटाफट कर दो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आप चाहते हो आगे भी तुम तक ऐसे वीडियोस पहुंचते रहे, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब चाहे तुम अपना गाली का निकाल के व्हील फेंक कर मारो या पेन फेंक कर मारो, लाइक हो जाना चाहिए, तभी मैं आगे ऐसी वीडियोस तुम तक लेकर आऊंगा। तो माइंड मैप्स की फॉर्म में मैं हर एक बात फ्रिक्शन की बड़ी आसान तरीके से तुम्हारी रिवाइज करा दूंगा, क्वेश्चन भी करते जाएंगे। तो फटाफट आप सुनते जाओ, पॉज कर करके हर एक बात को सुनते रहना, लिखते रहना, सुनते रहना भैया, लिखते रहना। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी तुम समझदार हो किसके, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आता है हमारा फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है। भैया ये फ्रिक्शन तभी आएगा जब तुम कुछ ना कुछ करना चाहोगे। अगर तुम कुछ करना ही नहीं चाह रहे तो कोई रुकावट ही नहीं है। अरे भाई, जो इंसान जिंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहा तो उसके रास्ते में क्या रुकावटें आएंगी यार? रुकावटें तो उसी के रास्ते में आती हैं जो आगे ग्रोथ करना चाह रहा है, बढ़ना चाह रहा है। याद रखना, बढ़ना जरूरी है चाहे कितनी भी रुकावटें आए, क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों ही सड़ जाते हैं। याद रखना मेरी बात हमेशा। तो जरा समझो, तो आप जब भी चलना चाहोगे, मूवमेंट करना चाहोगे, मोशन करना चाहोगे तो होएगा फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन तभी नहीं होगा कि जब आप चल रहे हो, जब आप चलने की कोशिश भी करोगे ना तो भी फ्रिक्शन आएगा। मतलब जैसे कि वही वाली कहानी है कि तुम हो महान लेजी आदमी, तो बेड पर लेटे हो, उठने का दिल नहीं चाह रहा। अरे जब उठोगे तो रुकावट आएगी, तुम उठने का सोच भी रहे हो ना तो भी रुकावट आ रही है। मतलब सेम वही बात है कि बॉडी चल भी नहीं रही, लेकिन चलने की अगर कोशिश भी कर रही है
तो भी फ्रिक्शन आ जाएगा। जैसे कि अगर कोई बहुत ही हैवी बॉक्स है या फिर मैं मानता हूं कि बहुत हैवी टेबल है, अब उस टेबल को ऊपर तुम धक्का लगा रहे हो, नहीं हिला पा रहे यार, नहीं हिला पा रहे, क्योंकि उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जितनी तुम फोर्स लगा रहे हो। तो उसको चलाने के लिए जितनी फोर्स चाहिए, अरे तुम कार को धक्का लगा के चला दोगे क्या? जो कार हैंड ब्रेक पर है, नहीं चला सकते तुम, हैंड ब्रेक पर है गाड़ी तो नहीं चला सकते। तो वहां पर उसको चलाने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा है लग रही है उस पर, तो अप्लाइड फोर्स ज्यादा चाहिए होगी। तो याद रखना, कार उस टाइम पर चल नहीं रही है, तुम फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स उसमें भी लग रही है। और जब कार चल रही है तो चलती हुई कार का अगर तुम एक्सीलरेटर देना बंद कर दो, रेस देना बंद कर दो, तो कुछ देर में वो खुद ब खुद ही रुक जाएगी। तो कौन सी फोर्स ने रोका? वो भी फ्रिक्शनल फोर्स ने रोका, क्योंकि वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। मतलब ये वो कहानी है जो हमेशा चाहेगी कि तुम आगे ना बढ़ो। तो फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन, वो प्रॉपर्टी ये तब लगेगी जब दो सरफेस पहली बात कांटेक्ट में आती हैं। हवाओं में नहीं लगती फ्रिक्शनल फोर्स, वो अलग बात है जिसको हम एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, अभी उसकी बात नहीं कर रहे। कोई भी दो सॉलिड बॉडीज हैं, उनके बीच में जो कांटेक्ट हुआ, उनके बीच में जो इरेगुलरिटीज हैं, उनकी वजह से जो फोर्स लगी उसको हमने फ्रिक्शनल फोर्स बोल दिया। लिक्विड में भी होता है, लिक्विड की दो लेयर में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है उसको तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं, विस्कोसिटी, आगे जाके वो भी पढ़ोगे। अभी देखते जाओ, तो रिलेटिव मोशन या फिर जब चलने की कोशिश कर रहे हो तो उसको अपोज करने वाली फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, एक स्टैटिक और एक काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तुम धक्का दे रहे हो लेकिन चल नहीं रही कोई चीज तो फ्रिक्शन लग रहा है, उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब जब कोई भी रिलेटिव मोशन ही नहीं है, तो मोशन ही नहीं हो रहा लेकिन फोर्स तो तुम लगा रहे हो, चीज चल नहीं रही है, बस वो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि तुमने इधर से लगाई एफ फोर्स और पीछे की तरफ यहां पर उतनी ही लग गई फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां पर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो गई, एक दूसरे को बैलेंस आउट करा, नेट फोर्स 0 हो गई, नहीं चलेगा। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, देयर इज अ रिलेटिव मोशन, तो भी हमारी फ्रिक्शनल फोर्स तो लगती रहेगी, बस उस केस में नेट फोर्स 0 नहीं होती। ऐसे फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और थोड़ा सा मैं तुमको डायरेक्शन सिखाता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर ये मास m वाला ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ है, लेकिन मैं तो फोर्स लगा रहा हूं ना, मैंने फोर्स लगाई तब भी रुका हुआ है। ये क्यों रुका हुआ होगा? क्योंकि इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग गई फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट आ गई। ये कौन सा फ्रिक्शन है? ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। यहां पर इंक्लाइंड सरफेस पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, अब इसको स्लाइड करके नीचे गिरना चाहिए, ये इसको नीचे गिरना चाहिए, लेकिन ये नहीं गिर रहा, ये नहीं गिर रहा। क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स। यहां पर देखो, यहां पर अब ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अब v वेलोसिटी से आगे चल रहा है, अब ये आगे मोशन कर रहा है, तो क्या इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रही होगी? बिल्कुल लग रही होगी, वो लग रही होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हमेशा याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। यहां पर अब ये नीचे आ रहा है, मान लो अब ये नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर, अगर मैं ऊपर लेकर जा रहा हूं v वेलोसिटी से तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे। यहां तक कि अगर ये दीवार पर तुमने एक ब्लॉक ऐसे चिपका भी रखा है ना, जैसे कि ये मेरा फोन है, अब इस फोन को मैंने इस बोर्ड के ऊपर ऐसे करके चिपका भी रखा है, अब ये नीचे गिरेगा, ओ भाई साहब फोन नहीं फेंकना मुझे, देखो अब ये नीचे गिरेगा, मैं हाथ हटाऊंगा तो नीचे गिरेगा, गिर रहा है, लेकिन अभी नहीं गिर रहा। तो अभी क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि मैंने रोक रखा है। नहीं, इस बोर्ड के सरफेस और इस फोन के सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। जैसे मैंने हटाया ये गिर गया, मेरी किडनी में तकलीफ होने लगी थोड़ी थोड़ी, और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि ये नीचे गिरेगा, लेकिन अभी नहीं गिर रहा क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। ये फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन हमने निकालना सीख ली। अभी और देखते हैं, थोड़ा सा स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात है और हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो देखो भैया क्या लिखा हुआ है स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर। सबसे सिंपल सी बात, स्टैटिक फ्रिक्शन तभी लगेगा जब ऑब्जेक्ट टेंडेंसी दिखा रहा है चलने की लेकिन चल नहीं रहा है ना, तब हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन है। अच्छा, और एक बहुत शानदार बात स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। ये बहुत ही अच्छी बात लगती है मुझे सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन का। मतलब क्या कि जितनी जरूरत है उतनी ताकत लगा रहा है बॉडी। मतलब ये हो गया कि अगर इस ग्राउंड पर मैंने m मास का ऑब्जेक्ट रखा और इसको चलाने के लिए मान लो चाहिए 20 न्यूटन की फोर्स, वरना नहीं चलेगा। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन की चाहिए, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन की लग रही है, तो मुझे चलाने के लिए 20 तो एटलीस्ट चाहिए या फिर उससे ज्यादा चाहिए। तो अगर मैंने इसको 10 न्यूटन की फोर्स लगा दी ना, तो ऐसा नहीं है बदले में ये 20 न्यूटन लगाएगा। पता चला फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट पीछे को चलने लगा है, तुम लगा रहे 10,
चल चल आगे, वो कह रहा ना मैं तो 20 की लगा सकता हूं, तो वो पीछे की तरफ आने लगा। ऐसा होगा? अगर ऐसा होगा तो तुम्हारे तो भैया रूह उसी टाइम शरीर को छोड़ के निकल जाएगी कि मैं आगे चलाना चाह रहा हूं और ये पीछे आ रहा है। तो ऐसा नहीं होगा। होगा ये कि अगर आपने 10 लगाई है तो ये भी बदले में 10 ही लगाएगा। भले ही ताकतवर है अभी तुमसे, लेकिन ये शो ऑफ नहीं करता। तुम्हारे थोड़े से 2-3 नंबर ज्यादा आ जाए तुम शो ऑफ करने लगते हो। तो यहां पर अगर इसने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, ये भी 10 न्यूटन की लगाएगा। तुम 15 की लगाओगे तो ये भी 15 की लगाएगा। तुम 20 की लगाओगे, ये भी 20 की लगाएगा। लेकिन तुमने अगर 25 की लगा दी तो इसकी औकात थी 20 की लगाने की, तो ये 20 की लगाएगा। तो अप्लाइड फोर्स के हिसाब से फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, तभी तो जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है मैं इसको बोलूंगा सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। मतलब ये वही बात है कि अगर तुम्हारी कोई छोटी सी घर में कोई बच्ची है ना, भतीजी भांजी जो भी है तुम्हारी, तो अगर वो तुम चाहती आओ भैया मामा मैं आज तुम्हारे साथ पंजा लड़ाती हूं, तो अब ये कौन सा कि तुम हाथ पकड़ के उठा के पटक दोगे उसे। भले ही तुम उसको चाहे जीतने मत दो, लेकिन तुम ऐसा करके जितनी ताकत लगा सकते हो उसके सामने तो नहीं करोगे ना। बेचारी नन्हे से जान के सामने उसका तो हाथ ही कंधे से बाहर आ जाएगा। तो वो जितने छोटे छोटे हाथों से लगाएगी फोर्स, उतनी थोड़ी थोड़ी तुम लगाओगे। सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन इस तरह से काम करता है। याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स दो बातों पर डिपेंड करती है। एक तो भैया मटेरियल के नेचर के ऊपर, मतलब रफनेस या फिर सॉफ्टनेस सॉफ्टनेस तो नहीं होगा यार, रफनेस या फिर स्मूथनेस, ये मैं कहां जा रहा हूं, ठीक है, नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करती है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात, लोगों को लगता है एरिया ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करती है, तुम्हें भी ऐसे लगता होगा, नहीं करती। याद रखना, एरिया सरफेस एरिया ज्यादा हो या कम हो मैटर ही नहीं करता फ्रिक्शनल फोर्स पर। समझे? फ्रिक्शनल फोर्स अगर बॉडी का मास सेम है, चाहे एरिया ग्राउंड पर ज्यादा हो या कम हो, डिपेंड ही नहीं करेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है कम है, दोनों केस में बराबर होगी। मतलब कहने वाली बात यह है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखूं या ऐसे रख के स्लाइड कराऊं, दोनों ही केस में फ्रिक्शनल फोर्स सेम आएगी। और इसका जवाब देना है तुमको कमेंट बॉक्स में, वरना मैंने अपने वन शॉट में कराया था। अभी आगे जाते हैं, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर टॉपिक आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब अगर आपने मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, अगर उससे ज्यादा आपने फोर्स अप्लाई कर दी तो अब ऑब्जेक्ट चलने लगेगा। लेकिन फोर्स तो अब भी लगाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स अब भी लगाएगा, तो उस केस में हम उसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। नाम में काइनेटिक आ गया, मतलब मोशन के समय पर जो लगने वाला फ्रिक्शन है। और उसका काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इंटू एन हो जाएगा। यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इंटू एन था, दोनों सेम है, बस यहां पर ये म्यू कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बड़ी सिंपल सी बात ये होती है कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का मास अगर एम, तो नीचे वेट हो गया mg, तो ग्राउंड ने बदले में जो फोर्स लगाई वो होगी नॉर्मल। तो ये देखा गया है कि फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल पर डिपेंड करती है। ध्यान से समझना, फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल पर डिपेंड करती है। तो इक्वल लगाया तो कांस्टेंट आया, तो म्यू एन हो जाएगा फॉर्मूला। लेकिन एन इस केस में mg के बराबर है, हमेशा mg के बराबर हो ये जरूरी नहीं होता। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू mg हमेशा हो ये जरूरी नहीं होता, दिमाग में बिठा लेना, म्यू एन होता है। अच्छा, फिर ये हमने ग्राफ देखा कि भाई अगर y एक्सिस पर मैंने फ्रिक्शनल फोर्स ले ली और x एक्सिस पर मैंने अप्लाइड फोर्स ली, तो मैंने ये देखा कि जितनी फोर्स मैं शुरू में अप्लाई कर रहा था उतनी फ्रिक्शनल फोर्स आ रही थी। दोनों बराबर थे, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, चलते गए चलते चलते यूं ही कोई, जब आप पहुंचे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स पर, अब उसके बाद अगर आपने और ज्यादा फोर्स अप्लाई करी तो अब ऑब्जेक्ट चलने लगा। अब जब वो मोशन करने लगा तो अब वो जो इरेगुलरिटीज है ना, उनकी इंटरलॉकिंग होने में इतना समय उनको मिल ही नहीं रहा। तो अब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम हो जाएगी। गाड़ी जब चल नहीं रही होती, तुम धक्का लगा रहे होते तो ज्यादा धक्का लगाना पड़ता है, और जब वो चलने लगती है तो कम फोर्स में भी वो चलती रहती है। ऑब्जर्व करा होगा, तो इस वजह से थोड़ा सा मैक्सिमम पे जाके नीचे आ जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा। इतना पार्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, इतना पार्ट काइनेटिक फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। फटाफट देख लो इन सारी बातों को। अब मैं तुमको कराता हूं कुछ धमाकेदार बढ़िया से पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चन है, जेईई मेंस में ऑलरेडी आ चुके हैं, और लल्लू पल्लू क्वेश्चन लेकर नहीं है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स जो मुझे लगानी पड़ेगी कि ये सिस्टम मूव ना करे, मतलब फोर्स मैं लगाऊं और फोर्स लगाने पर सिस्टम ही मूव ना करे, ऐसा कैसे पॉसिबल है भैया पॉसिबल। यहां पर देखो ऑब्जेक्ट का मास है √3 kg, तो इसका वेट हो गया √3 इंटू जी mg, और ग्राउंड ने बदले में फोर्स लगाई ऊपर की तरफ नॉर्मल। ओहो आहा क्या बात है। अब जो आपने फोर्स लगाई है इसको चलाने के लिए सीधी सीधी लगा देते, लेकिन नहीं, तुमने हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर लगाई,
तो कंपोनेंट करे जाएंगे, सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। तो f इधर है तो ये f cos 60 हो जाएगा और ऊपर से नीचे की तरफ ये f sin 60 हो जाएगा। इतनी बात तो हमें समझ में आती है। अब हमने यहां से ये देखा कि यार आगे बढ़ाने वाली फोर्स तो f cos 60 ही है, आगे बढ़ाने वाली फोर्स तो यही है ना, और रोकने वाली फोर्स होगी पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स। ओहो हो, तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू इंटू नॉर्मल, तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू इंटू, अब नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल ये वो फोर्स है जो ग्राउंड ने ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट पर लगाई। तो यार एक तो √3g फोर्स लगा रहे थे आपका ग्राउंड के ऊपर, एक आपने f sin 60 फोर्स और लगा दी नीचे ग्राउंड की तरफ, तो बदले में ऊपर जो नॉर्मल लगेगा वो n इन दोनों डाउनवर्ड फोर्स के बराबर ही आएगा। तो यहां से हमने देखा कि n की वैल्यू क्या है, देखो f sin 60 प्लस का √3g। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हमेशा n mg के बराबर नहीं होता, यहीं पर देख लिया हमने। अच्छा देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। अब मैं ये चाह रहा हूं कि चले नहीं, तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, आगे लेके जाने वाली फोर्स f cos 60, मतलब f cos 60 शुड बी इक्वल्स टू म्यू f sin 60 प्लस √3g। अब तो बस आगे मैथ से क्वेश्चन हो गया खत्म। यहां पर cos 60 होता है 1/2, म्यू की वैल्यू क्या है भाई 1/2 √3, 2 से 2 का कट गया, f sin 60 √3/2 और ये √3g को मैं मान लेता हूं भैया 10। अच्छा तो यहां √3 भी मैं अंदर ले गया, तो f इज इक्वल्स टू f/2 प्लस 10। तो यहां से भैया सॉल्व करके f आ रहा है 20 न्यूटन, मतलब 20 न्यूटन फोर्स लगाने तक ये ऑब्जेक्ट नहीं चलने वाला, मैक्सिमम 20 न्यूटन फोर्स लगाने तक ये ऑब्जेक्ट नहीं चलने वाला। ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, इसको कम से कम 2 या 3 बार देखना और मुझे बताओ पहले क्वेश्चन क्या तुमको समझ में आया या नहीं आया। देखता हूं तुम किस लेवल की बातें समझ पा रहे हो, है ना, या फिर मैं सिंपल वेट f इक्वल्स टू म्यू एन करके तुमको खुश करके चले जाता, ऐसा करने में नहीं आया। देखो दूसरे लेवल का क्वेश्चन, अभी वो खून वाला क्वेश्चन देख रहे हो, यहां पर खून में लेकर आया था, मेरी किडनी में चुभन अभी तक हो रही है वैसे, चलो एक बार और इस ले लेता हूं। यहां पर मैंने इसको ऐसे रखा, तो मैंने अपनी उंगली से फोर्स लगाई है इसके ऊपर 10 न्यूटन की, देख पा रहे हो, तो ये नीचे नहीं गिर रहा क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लग रही होगी, तो इसका वेट अगर m है तो mg नीचे, फ्रिक्शनल फोर्स होगी ऊपर। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सोफा है वहां पर तुमको लगता है मैं फेंक सकता हूँ ये, दूसरी किडनी नहीं बेच सकता यार मैं। तो यहां पर अगर आप देखो तो भाई आपने दीवार पर फोर्स तो 10 न्यूटन लगाई ना, वॉल पर फोर्स तो 10 न्यूटन लगाई, तो वॉल ने बदले में 10 ही तो लगाई होगी, तो इस क्वेश्चन में नॉर्मल इज 10 न्यूटन, समझे। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू एन, और अगर ये रुका हुआ है तो म्यू एन ऊपर की तरफ mg नीचे की तरफ के बराबर होगा। म्यू इस क्वेश्चन में कितना, म्यू कितना है 0.2 दे रखा है, तो यहां पर हमने 0.2 रखा, नॉर्मल 10 रखा, तो यहां से हमारा mg निकल कर आ रहा है 2 न्यूटन। तो हमसे वेट ही तो पूछा था, वेट का मतलब mg, तो 2 न्यूटन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, इसको जरा अच्छे से देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले बाबू भैया चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो आता है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो भाई हमने ये देखा कि जब ऑब्जेक्ट को हम मूव करा रहे हैं तो उसको बार फ्रिक्शनल फोर्स आ रही है। ये डब्बा है, डब्बा अब्दुल का सर का टीवी डब्बा, तो यहां पर अगर हमने देखा तो पीछे लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स, ग्राउंड ने बदले में लगाया होगा नॉर्मल ऊपर। अब ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, इन दोनों फोर्स का लगा दो आप रिजल्टेंट, इन दोनों फोर्स का क्या निकाल दो आप, आपने रिजल्टेंट निकाला। तो अब ये जो रिजल्टेंट आया होगा, जो भी रिजल्टेंट को आप ऐसे नहीं लिख सकते, अंडर फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर, और मुझे बात मालूम है फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन है, मतलब अंडर म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। तो अगर ऐसा है तो ये जो रिजल्टेंट आया है जो मैंने आपको निकाल के बता दिया, वो इस नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं भाई, ठीक है भाई। तो भाई और बहनों, भाई बहनों नाराज ना हो तुम, तो यहां से अगर आप देखो तो tan अल्फा क्या आएगा, tan अल्फा का फॉर्मूला सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की जगह पर है फ्रिक्शनल फोर्स, तो tan अल्फा परपेंडिकुलर मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, बेस हो गया इस ट्राइंगल के अंदर n, और f तो म्यू एन के बराबर है, तो देखो यहां से tan अल्फा म्यू के बराबर आ रहा है। मतलब याद रखना अगर क्वेश्चन में आपको म्यू दे रखा है तो आप tan अल्फा के बराबर करके आप क्या निकाल सकते हो, उसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हो।
या अल्फा दे रखा है तो आप उससे फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हो, बड़ी सिंपल सी बात है, ये सिर्फ ठीक है समझने वाली है। एक्चुअल में क्वेश्चन जो आते हैं ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पूरे का पूरे चैप्टर के अंदर, वो मैं अभी तुमको बताने जा रहा हूं, वो आता है एंगल ऑफ रिपोज। जी हां, एंगल ऑफ रिपोज हुआ ये। फिर से एक बार और हम देखते हैं, तो यहां पर मैं लेकर आया अपना फोन और यहां पर लिया है मैंने क्वेश्चन, है ना, मेरा प्यारा सा क्वेश्चन, बस मेरे गमों के दिनों का यही सहारा था, एक तकिया और एक बेड का किनारा था। आय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। तो यहां पर अगर आप देखो, इस फोन को मैंने रख दिया इसको ऊपर, क्या ये गिर रहा है? नहीं गिर रहा। लेकिन अगर मैं एंगल बढ़ाना शुरू कर दूं, ओ भाई ये तो अभी से गिरने लगा। हाँ, अगर मैं एंगल इसका बढ़ाना शुरू कर दूं तो अब ये गिरने लगा। इसमें ये कुछ ज्यादा ही चिकना है, कुछ ज्यादा ही चिकना है। इसका जेंडर मुझे चेक कराना पड़ेगा। ये एम के आगे टिक लगाता है या एफ के आगे टिक लगाता है? ये बोथ के आगे तो नहीं लगाता था ये। चलो फिलहाल दूसरा ऑब्जेक्ट लिया मैंने, इसको लिया है। अब देखो ऐसा है, अब इसको अगर मैं एंगल बढ़ाऊंगा तो ये नहीं गिर रहा, लेकिन एक बार ऐसा आएगा कि जब मैं एंगल कुछ ज्यादा ही बढ़ा दूंगा तो ये जस्ट गिरने वाला होगा। जैसे अभी अभी ये जस्ट गिरने वाला है। अब मैंने इससे थोड़ा सा भी बढ़ा दिया ना, नहीं अभी जस्ट गिरने वाला है। अभी से मैंने थोड़ा सा भी बढ़ा दिया ना, अब गिर जाए यार, ओ पाजी सीधा करना पड़ेगा क्या? हाँ, तो अभी ये जस्ट गिरने वाला है। अब इसे और अगर मैंने बढ़ाया तो देखो ये स्लाइड हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे तुमको नीचे है आना। कुछ ज्यादा ही धीरे से आ रहे हो तुम मास्टर जी। तो फिलहाल जब ऑब्जेक्ट हमारा स्लाइड करना शुरू कर गया उस जस्ट एंगल पर, इंक्लाइंड प्लेन के, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। इसकी कहानी मैं आपको अपने तरीके से एक बार समझा देता हूं जल्दी से। तो इसमें होता बस इतना सा है कि ये हमारी सरफेस आ गई, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल थीटा हो गया। यहां पर आपने ऑब्जेक्ट ला के रखा जिसका मास m है, तो आपको ये बात मालूम होगी कि ये वेट mg नीचे आएगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाता है, तो ये आता है हमारा mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट कर रहा है तो इधर आएगा mg sin थीटा। तो जो इसको नीचे लाने वाली फोर्स है वो mg sin थीटा है। अब ग्राउंड पर फोर्स क्योंकि आपने mg cos थीटा लगाई है ना कि mg परपेंडिकुलर फोर्स, तो नॉर्मल हमारा mg cos थीटा के बराबर। तो पीछे लग रही होगी फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या आएगी सर? फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू एन, तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू mg cos थीटा, क्योंकि n mg cos थीटा के बराबर था, और नीचे की तरफ लाने वाली फोर्स mg sin थीटा। और मैं ये कह रहा हूं कि अभी बस जस्ट गिरने वाला है, मतलब अभी ये रुका हुआ है, दैट मींस फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg cos थीटा बराबर है mg sin थीटा के। यहां से mg से mg का कट गया तो tan थीटा आ रहा है म्यू। सेम वही फॉर्मूला, बस इसको अभी हम एंगल ऑफ रिपोज बोल देंगे। अच्छा एक बात और देखो, अब अगर यहां पर हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है, मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन जो है, अगर थीटा इज ग्रेटर देन होता है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज से अगर ये ज्यादा हो गया तो उस केस में अब ये नीचे की तरफ जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके ऊपर mg sin थीटा फोर्स लग रही होगी, और ऊपर की तरफ म्यू mg cos थीटा फोर्स लग रही होगी। लेकिन अब ये क्योंकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बार बार एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल रहा हूं मैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर ज्यादा हो गया तो ये फोर्स ज्यादा हो गई और ये फोर्स कम हो गई, तब ये नीचे आएगा। तो अब उस केस में जो हमारी नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगी ना, वो होती है mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। अगर आपसे कोई बोलेगा यार नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना आएगा, तो मास उड़ा दूं और g मैंने ले लिया कॉमन, तो वो बनेगा g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ये मैंने आपको ट्रिक वाली बातें बताई हैं, ये कोई टॉपिक या कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है। इसका यूज करके आप क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओगे। और यार आगे बढ़ते हैं। देखो भैया क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बड़ी ही सिंपल सी बात। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा किसी इंक्लाइंड प्लेन का जो थीटा है वो एक्चुअल में डबल है एंगल ऑफ रिपोज से। एंगल ऑफ रिपोज दे रखा है 30, तो यहां पर tan अल्फा म्यू के बराबर होता है, और यहां पर ये अल्फा इज 30, तो tan 30 म्यू, तो म्यू आ रहा है 1/√3। ठीक है, यहां पर एंगल ऑफ रिपोज से मैंने म्यू निकाल लिया, जो अभी पीछे फॉर्मूला आपको बताया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितने एक्सेलरेशन से ब्लॉक नीचे आएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, तो कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, जस्ट अभी मैंने आपको बताया, वो होता है g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो g sin थीटा, अभी थीटा 2 अल्फा के बराबर, तो थीटा है 60 डिग्री।
क्योंकि अल्फा 30 है ना, तो ये साइन 60 हो जाएगा √3/2 माइनस का म्यू इज 1/√3 और cos 60 हो जाएगा 1/2। तो यहां से आप देखते हैं, क्या देखते हैं आप, तो ये tan रहेगा, जी की वैल्यू tan है। यहां से मैंने भैया 2√3 एलसीएम लिया, तो ये हो जाएगा 3 - 1, तो ये बन रहा है tan/√3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी मैं इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन तुमको कराने वाला हूं, उसके लिए मैं अलग से सेशन लेकर आऊंगा, लास्ट में बताऊंगा उसके बारे में, वो कब आएगा कैसे आएगा। फिलहाल अभी देखते जाओ, बस बेसिक मैं तुमको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, ये इससे जज मत करना क्या बस ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखो 2025 में आया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका मास m है, नीचे आ रहा है इंक्लाइन प्लेन, एंगल उसका 60 डिग्री है और g/2 एक्सेलरेशन से आ रहा था। बताओ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। सीधी सी बात है, इंक्लाइन प्लेन पर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, g/2 एक्सेलरेशन, g/2। और मुझे बात मालूम है कि फॉर्मूला होता है g sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, यही अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ा है। देखो फिर उस ट्रिक से फॉर्मूला हो गया, तो 1/2 इज इक्वल्स टू sin 60 इज √3/2 माइनस का म्यू मुझे निकालना है और cos 60 इज 1/2। यहां से आप देखो तो 2 से 2 का कट गया फिर से, तो 1 इज इक्वल्स टू √3 - 1, तो म्यू आ रहा है √3, मतलब 1 इज इक्वल्स टू √3 - म्यू, तो म्यू आ रहा है √3 - 1। ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। जेईई मेंस 2025 में क्वेश्चन आया, अभी हमने कितना चुटकियों में यार, शायद 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दिया। ऐसे मैं तुमको इस पूरे चैप्टर के सारे लगभग 25-30 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा अभी सेशन में, नहीं अभी तो मैं इसमें तुम्हें रिवीजन कराने आया हूं, देख लो। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ लगने वाला टॉपिक ये है 2 ब्लॉक सिस्टम, जिस पर हाँ ठीक है क्वेश्चन कम देखने को मिले हैं लेकिन आते हैं। उससे पहले पुली वाले क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी मैं तुमको बताऊंगा। पहले ये वाला टॉपिक आप समझ लो। इसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। अब आपने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई। अब अगर आपने ऊपर वाले, लाओ अपने तरीके से बता देता हूं, अगर जैसे कि ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर आपने एक ब्लॉक रख दिया, अब एक ब्लॉक के ऊपर आपने एक और ब्लॉक ला के रख दिया, इस ब्लॉक का मास m1, इस ब्लॉक का मास m2। अब आप ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हो। मान लेते हैं कि अभी ये जो है हमारा ग्राउंड, ये स्मूथ है, मतलब यहां पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, और यहां पर फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है। अब इसमें दो केस हो सकते हैं यार, अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाऊं तो हो सकता है ये दोनों ब्लॉक साथ में मिलकर चले, या फिर ये भी हो सकता है कि ऊपर वाला ब्लॉक भी चले, नीचे वाला भी ब्लॉक चले, लेकिन दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चले। मतलब दो केस निकल कर आएंगे, या तो बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, या फिर बोथ ब्लॉक्स विल मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन तुम समझो यार, कि अगर मैं ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख देता हूं, जैसे कि यहां पर आप देखिए, ये हो गया हमारा मान लो ग्राउंड, ये हो गया अभी एक ऑब्जेक्ट, और इसके ऊपर हो गया ये एक और ऑब्जेक्ट। अब ये वाला जो अभी आप केस देख रहे हो ना, तो अभी हमारा जो ग्राउंड है वो ग्राउंड भी फ्रिक्शन वाला है, मतलब स्मूथ नहीं है। तो अब अगर मैं ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता हूं तो यार ऊपर वाला ही चल रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। लेकिन अगर मैं एक काम करूं, काम क्या कर सकता हूं मैं, एक और कॉपी ले लेता हूं। अब देखो, अब देखो, ये जो दूसरी वाली कॉपी आपको दिख रही है वो, और एक हैवी ऑब्जेक्ट ले लेता हूं। हैवी ऑब्जेक्ट में मेरे पास कुछ है क्या, हाँ ऐसा ऐसा देख लेते हैं कुछ। हाँ यार शिप भी तो है अपने पास, क्या बात है, लो भाई शिप लेकर आ गया मैं। अब तुम जरा समझो कि अगर मैं ऊपर शिप पे फोर्स लगाता हूं तो अभी शिप ही चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि अगर मैंने शिप पर फोर्स लगाई तो उसकी वजह से कॉपी भी चल जाए। अगर मैंने शिप पर फोर्स लगाई तो उस फोर्स की वजह से ये कॉपी भी चल जाए, लेकिन अभी क्योंकि ये शिप और कॉपी के बीच में बहुत ज्यादा स्मूथनेस है, तो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ मेरे फोर्स लगाने पर अभी ये शिप ही चल रही है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन काफी ज्यादा हो जाए तो हो सकता है ये दोनों चल पाए। जैसे कि अगर मैंने इस कैप को ले लिया है, इस कैप को अगर मैंने लिया, अब देखो इसको मैं इसको पर चलाता हूं ना, तो अब इस केस में देखो ये कॉपी भी चल रही है और ये कैप भी चल रहा है, दिख रहा है तुम्हें। इसके ऊपर मैं अगर फोर्स लगा रहा हूं, ये कॉपी भी चल रही है और ये कैप भी चल रहा है, और दोनों देखो अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहा है। कैप तेज भाग रहा है, कॉपी स्लो भाग रही है, लेकिन दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से भाग रही है। तो एक तो ये हो सकता है कि दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से जाएं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि दोनों साथ में जाएं, बिल्कुल सेम ऐसे जैसे मैंने अभी दिखाया। तो ये दो केस हमारे पॉसिबल है, तो इसकी कैलकुलेशन आती है पूरी।
तो वो मैं आपको करा देता हूं। तो इसका स्टेप 1 क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको करने का, सबसे पहले आप पूरे का पूरे सिस्टम को एक ही सिस्टम मान लो कि दोनों मान लो साथ में चल रहे हैं, और पूरे सिस्टम का आप एक्सेलरेशन निकालो। तो उसका फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन टोटल मास। ये आपका हमेशा पहला स्टेप होना चाहिए, मतलब पहले स्टेप में हमेशा आपको ये एज्यूम ही करना है कि दोनों ऑब्जेक्ट साथ में मूव कर रहे हैं, बाद में पता चल जाएगा कि साथ में कर रहे होंगे या नहीं। अब आप देखो कि यार ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पर ये 2 वाला ऑब्जेक्ट है या 1 वाला ऑब्जेक्ट है, तो 2 वाले ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्स लगी होगी, तो दूसरे वाले का मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m2 F बाय m1 प्लस m2। और पहले वाले पर कितनी फोर्स लगी होगी, तो पहले वाले का मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब m1F अपॉन m1 प्लस m2। अब बस आप इतना सा चेक कर लो कि भाई ऊपर वाला जो ब्लॉक है उस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होगा म्यू एन, या फिर मैं बोलूं तो म्यू और उसका वेट m2g। तो अब ये दोनों ऑब्जेक्ट साथ में मूव करेंगे या नहीं करेंगे, वो उस बात पर डिपेंड करेगा कि जो नीचे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमारी फोर्स आई है ना F1, वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है या कम है। तो अगर F1 फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर लिया आपने, तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट में काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, क्योंकि अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो यहां पर ऑब्जेक्ट्स, इस केस में निकल कर आएगा ऑब्जेक्ट्स विल मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। अब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा, और वो क्या होगा वो भी हम निकाल देते हैं। तो अब देखो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रही है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से नीचे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लगेगी। तो ऊपर वाला ब्लॉक, अब क्योंकि अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स आगे की तरफ लगी है, पीछे की तरफ लगी है फ्रिक्शनल फोर्स, ये हो गई नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। पहले वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक की फ्रिक्शनल फोर्स से तो चला रही है नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर, तो नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर एक्चुअल में जो फोर्स लग रही है वो ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नीचे वाले ब्लॉक का मास। तो देखो दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन आया। लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स जो आई नीचे वाले पर वो अगर फ्रिक्शनल फोर्स से कम रह जाती, तो फिर दोनों ऑब्जेक्ट्स साथ में मूव करते हैं ना, ऑब्जेक्ट्स विल मूव टुगेदर। अब यार अगर वो साथ में मूव करते तो उनका एक्सेलरेशन क्या आता, तो A1 और A2 का एक्सेलरेशन वही आता जो हमने ऊपर निकाला था, जो क्या था F अपॉन m1 प्लस m2। मैंने थोड़ा सा फास्ट बताया है, लेकिन अगर आप ये बात जो मैंने अभी बोर्ड पर समझाई इसको आप 2-3 बार सुन लेते हो, बार बार रिपीट करके, समझ में डेफिनेटली आ जाएगी। और इसके ऊपर अब हम क्वेश्चन करेंगे। ये सारी बातें देखो यहां पर लिखी हुई है बॉडीज इन कॉन्टेक्ट वाली, ठीक है। और कोई अगर सोच रहा होगा सर अगर नीचे वाले पर हमने एक्चुअल में फोर्स लगाई होती और ऊपर वाले पर नहीं लगाई होती, तो भी सेम ही सिनेरियो आता है। अभी मैं दोनों को पर तुमको क्वेश्चन करा देता हूं, जेईई में इसमें आया है क्वेश्चन। ओ यार सॉरी, आंसर दिख गया तुम्हें। यहां पर क्या बोला गया कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक स्लैब रखा है 40 kg का, बहुत ध्यान से सुनना, और इसको ऊपर एक और स्लैब रखा है आपने 10 kg का, उसके ऊपर एक और स्लैब रखा है आपने 10 kg का। ऊपर वाले स्लैब पर आपने फोर्स लगाई है 100 न्यूटन की, और इन दोनों के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.4 है, दोनों स्लैब और ब्लॉक के बीच में। नीचे वाला ग्राउंड हमारा ये स्मूथ है, इसका फ्रिक्शन 0 है। अब हमें ये बताना है कि नीचे वाला जो स्लैब है कितने एक्सेलरेशन से चलेगा। पहला स्टेप मैंने क्या बताया कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, नेट फोर्स लगाई आपने 100, टोटल मास 40 प्लस 10 हो गया 50, तो एक्सेलरेशन आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर मैं इसको मान रहा हूं 1 वाला ब्लॉक और इसको मैं मान रहा हूं 2 वाला ब्लॉक, तो 1 वाले ब्लॉक पर कितनी फोर्स लगी एक्चुअल में, तो फोर्स का फॉर्मूला 1 वाले ब्लॉक का मास 40 और एक्सेलरेशन 2, तो आ रही है 80 न्यूटन, मतलब नीचे वाले ब्लॉक पर 80 न्यूटन की फोर्स लगी। अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगा रहा होगा ऊपर वाला ब्लॉक, तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू m2g, क्योंकि ऊपर वाले का मास लूंगा, तो म्यू कितना है 0.4, m2 10, g भी 10, तो ये आ रहा है 40 न्यूटन। मतलब यहां पर हमने देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स कम रह गई अप्लाइड फोर्स से, फ्रिक्शनल फोर्स कम रह गई अप्लाइड फोर्स से। तो यहां पर क्या होगा, ये क्या दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे, अगर दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलते तो आंसर तो 2 ही आ जाता, ये तो कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो अब ये डिफरेंट एक्सेलरेशन से चलेंगे, तो ये एक्चुअल में क्या होगा कि ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, तो नीचे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स आगे, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ब्लॉक आगे चल रहा है पहला वाला, तो पहले वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन उसका मास, तो फ्रिक्शनल फोर्स है भाई
कितनी आई फ्रिक्शनल फोर्स? 40 न्यूटन नहीं लग रही होगी तो 40, और मास कितना? 40 है, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए आएगा। देखो जरा इसको अच्छे तरीके से, आई होप आपको बात समझ में बढ़िया से आ गई होगी। चलें आगे। चलो एक क्वेश्चन और कर रहा था, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगता है, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 2019 के जेईई में इसमें आया था। इसको अगर आप कर लोगे तो ब्लॉक और ब्लॉक वाले क्वेश्चन आपके सब बन जाएंगे बढ़िया तरीके से। यहां पर एक ब्लॉक है नीचे बी और एक ब्लॉक है ऊपर ए। नीचे वाले ब्लॉक पर आपने फोर्स लगाई है एफ। ब्लॉक और ग्राउंड सबके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 और 0.2 दे रखा है। पूछा यह जा रहा है कि आप मैक्सिमम कितनी फोर्स लगा सकते हो कि ये दोनों साथ में ही चले। मतलब मैं चाह रहा हूं कि बी वाला ब्लॉक और ए वाला ब्लॉक आपस में स्लाइडिंग ना करें, ये दोनों एक ही बॉडी बनके साथ में चले। अब अगर एक ही बॉडी बनके तुम इसको साथ में चलाना चाह रहे हो, मतलब यहां से साफ साफ बात निकल कर आ रही है कि जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज्यादा रहनी चाहिए अप्लाइड फोर्स से। तो इस केस में देखो तरीका क्या होगा। देखो क्योंकि अब इन ये दोनों कंबाइंड ब्लॉक और यहां पर भी पीछे फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी, तो ओवरऑल मैंने फोर्स लगाई आगे की तरफ एफ और पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू इंटू एम जी होगा, म्यू इंटू नॉर्मल। तो म्यू हमारा म्यू आ गया, नॉर्मल इन दोनों ब्लॉक का मास मतलब एम ए और एम बी का मास, तो म्यू एम ए प्लस एम बी इंटू जी, ये हो गया नॉर्मल जो कि वेट के बराबर आया। अब जो भी नेट फोर्स आएगी उस नेट फोर्स की वजह से ये आगे सिस्टम मूव करेगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम ए प्लस एम बी इंटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन आपके समझ में आनी चाहिए। आगे लगाने वाली फोर्स है, पीछे रोकने वाली फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि म्यू इंटू नॉर्मल के बराबर, नॉर्मल दोनों के वेट के बराबर, विल बी इक्वल्स टू नेट फोर्स, तो नेट फोर्स टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हमारा बना। ये पहली इक्वेशन है, इसको संभाल के रखो। दूसरा एक्सेलरेशन हम क्या निकाल सकते हैं ये समझना पड़ेगा। तो यार ऊपर वाले केस में यहां पर पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही होगी? फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला सर म्यू एम ए जी हो जाएगा। अब यार म्यू है 0.2, मास है पहले वाले ब्लॉक का 1 और जी है 10। तो यहां से अगर हम ऑब्जर्व करें तो यार ये 2 न्यूटन आ रही है फोर्स, सही बोल रहा हूं? तो 2 न्यूटन तो फ्रिक्शनल फोर्स आ रही है। तो एक्सेलरेशन कितना आ सकता है पहले वाले ब्लॉक का? तो पहले वाले ब्लॉक का मास इंटू पहले वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 के बराबर आ सकता है। ठीक है, मतलब ये भी तो फोर्स ही है ना, तो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर करा और पहले वाले ब्लॉक का मास तो 1 ही है, तो यहां से एक्सेलरेशन 2 आया। मतलब ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन भाई 2 हो सकता है, तो नीचे वाले का भी 2 होना चाहिए। मतलब कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन 2 होना चाहिए। तो यहां पर एक ही जगह पर 2 लिख दो, आंसर आ जाएगा। तो F इज इक्वल्स टू, ये म्यू उधर जाएगा 0.2, एम ए प्लस एम बी 4 जी, और ये एम ए प्लस एम बी 4 और एक्सेलरेशन ए। यहां अगर आप देखो तो ये बन रहा है आई थिंक 2 4 8 प्लस 8 16 न्यूटन बन रहा है भाई। ऑप्शन बी से मैच हो रही है बातें, जरा फटाफट देख लो, देख लो भाई। तो ये है हमारी सारी की सारी कहानी इसकी। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार देख लो, मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन भी दिखा दिया है। और अब मैं आप लोगों से बस रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पूरा का पूरा सेशन अच्छे से देखा है, लगाया और यहां तक आप पहुंचे हो, मतलब आप सीरियस हो और अच्छे से मेरी पढ़ाई को आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। तो अब अगर आप चाहते हो कि अगर इस फ्रिक्शन वाले चैप्टर का मैं आपको एक लाइव सेशन आके कराऊं, जिसमें मैं आपको कराऊं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, है ना, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, तो आपको बताना पड़ेगा मुझे कमेंट बॉक्स में, तो ही मैं इस चैप्टर का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज वाला सेशन इस चैनल पे शेड्यूल करूंगा। इवनिंग में हम ये सेशन लेंगे, लाइव आके मैं ये कराऊंगा। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन के ऊपर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, जो पुराने जेईई में आए, जो हर बार रिपीट होते हैं, पूरी रिसर्च के साथ में आऊंगा और वो मैं आपको कराऊंगा कि फ्रिक्शन के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। याद रखना, जेईई में फ्रिक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब इस छोटे से टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में तुम मुझे जरूर बता देना। बाकी ये सेशन तुम्हें कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक आप देना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। फीडबैक मैटर्स, है ना। अच्छा लगा तो अच्छा बताओ, ताकि मुझे सुन के खुशी हो कि हाँ भाई जो मैं मेहनत कर रहा हूँ बच्चों को समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। और अगर कोई कमी है तो वो भी आप मुझे बताओ, मैं उसके लिए पूरी तरह रेडी हूँ उसको इंप्रूव करने के लिए।
ठीक है, आप ही के लिए पढ़ाने आ रहे हैं यार। तो ये दोनों बातें आप मुझे जरूर बता देना कि भाई 30 मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज चाहिए, यस और नो, और साथ में बता देना भाई सेशन कैसा लगा तुम्हें। ठीक है, तो बस जाते जाते मैं तुम लोगों से ये बोलूंगा, एक है ना मोटिवेशनल लाइन के साथ सेशन को खत्म करते हैं। तुम लोगों के लिए अपने आप से हमेशा बोला करो कि खुद ही से जीतने की जिद है मुझे और खुद ही को हराना है। खुद ही से जीतने की जिद है मुझे और खुद ही को हराना है। अरे मैं भीड़ नहीं हूं इस दुनिया की, मेरे अंदर ही एक जमाना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।